जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि कितनी वृत्तियां, 5 तरह की, एक अलग तरह की वृत्तियां होती हैं जो हेल्प करती हैं, आपके चित्त में उठती हैं और चित्त में उठ के वो हेल्प करती हैं अ, या तो क्लिष्ट वृत्तियां बनाने में या अक्लिष्ट वृत्तियां बनाने में। कहने का मतलब है कि या तो वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगी या बंधन की तरफ ले जाएंगी। ठीक है? या तो बंधनकारी काम करने पे मजबूर करेंगी या फिर आपको संस्कार बनाने पे मजबूर करेंगी, या फिर मोक्ष के संस्कार और मोक्ष की तरफ जाने के लिए आपको समझ में आएंगी। तो ये वृत्तियों में पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। ठीक है? अभी मैं बताऊंगी कि कौन सी वृत्ति, इनमें से 5 में से कौन सी वृत्ति को हटाना होता है और किसको हमें नहीं हटाना, या उस किसकी सिर्फ शुद्धि करनी होती है। ठीक है? तो पहली है प्रमाण वृत्ति। अब प्रमाण वृत्ति 3 तरह की हो सकती है। पहली होती है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में कोई भी आपको जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस में हम कैसे कहते हैं, इस वृत्ति को कैसे समझना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपीरियंस सिर्फ इस शरीर से, ये पंच इंद्रिय से जो हो रहा है उतने को ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कहते हैं, है ना? और इससे या तो आपके ज्ञान की, इस प्रमाण वृत्ति में जो प्रत्यक्ष ज्ञान का वो है, उससे या तो आपके ज्ञान की शुद्धि हो सकती है या फिर आपका ज्ञान गलत भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें ना सत्य असत्य का निर्धारण करने में, ज्ञान को बनाने में, उन ज्ञान के अकॉर्डिंग आप आगे बाकी कर्म करोगे, चीज़ें करोगे, है ना? तो आपके ज्ञान की शुद्धि से रिलेटेड होती हैं, ये बुद्धि की शुद्धि से रिलेटेड होती हैं, ये जो 5 वृत्तियाँ हैं। और सत्य असत्य का निर्धारण करने के लिए ज़रूरी होती हैं आपके अंदर। और उसके हिसाब से आप बाकी की वृत्तियाँ, जो 5 क्लिष्ट वाली वृत्तियाँ थी ना, काली वाली वृत्तियाँ थी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या तो आप उनको बनाओगे या उनको बनाने से बच जाओगे, है ना? तो उसके लिए हैं ये 5 वृत्तियाँ। तो प्रमाण वृत्ति हो गई। अब प्रमाण जो है वो अच्छा भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। असत्य कैसे हो सकता है? कि सत्य तो आपकी समझ में आता है कि ठीक है, आपने पेड़ देखा, आपको पता चल गया कि हाँ पेड़ है। अब आपने लेकिन धरती को तो घूमते हुए नहीं देखा, गोल गोल घूम रही है धरती, रोटेट कर रही है रिवर, और अपनी ही धुरी पर भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। तो धरती की गति को आपने स्पेस में जाके तो देखा नहीं है। ठीक है? अब आपने जो देखा नहीं, जो चीज़ आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है, तो इसका ये या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिस चीज़ का आपके पास, ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़, वो बात या वो चीज़ सत्य ना हो, है ना? आप फिर भी मानते हो ना कि हाँ चलो, हमने नहीं जाके देखा स्पेस में, लेकिन किसी ने तो जाके देखा है। साइंटिस्ट ने जाके देखा है, एस्ट्रोनॉमर्स ने जाके देखा है, तो उनको पता है ना, कि उन्होंने बताया ना कि हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है। फिर आप अपने दूसरे तरीके के ज्ञान से भी अपने आप को साबित कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आपका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है, वो सत्य ना हो। ठीक है? ऐसे ही बात समाधि की आ जाती है। हो सकता है आपको ध्यान भी ना लगा हो अभी तक, और समाधि जो है वो आपको सिर्फ़ किताबों में पढ़ी है आपने, सब ना पढ़ा है आपने। अब वो दूसरों का एक्सपीरियंस है, दूसरों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आपका आपको आपका तो नहीं है। तो आप कह दो कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, ऐसे तो होता ही नहीं है। ऐसी कोई स्टेट नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है। तो मतलब फिर आप अपने अंदर गलत गलत चीज़ें कर लोगे, है ना? गलत ज्ञान ज्ञान की शुद्धि नहीं होगी, अज्ञान भर जाएगा आपके अंदर, बढ़ जाएगा। या फिर अब मान लीजिए किसी की आँखें जो हैं, अब वो थोड़ी-सी खराब हों, कुछ लोगों का कॉर्निया थोड़ा-सा आँख का दबा हुआ होता है, प्रेशर पड़ रहा होता है उसके ऊपर किसी वजह से, तो वो दबा हुआ होता है आँख का कॉर्निया, और उस चक्कर में उसे हर चीज़ 2-2 दिखती है। अब ऐसा व्यक्ति अगर पहली बार चाँद को देख ले, चंद्रमा को देख ले, तो यही सोचेगा कि 2 चंद्रमा हैं आसमान में। लेकिन क्या ये सत्य है कि 2 चंद्रमा हैं? नहीं है, उसकी आँखें खराब हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को कि आँखों में रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि इंद्रियों के अंदर जो खराबियाँ हैं और इंद्रियों के अंदर जो लिमिटेशन है ना? उसके हिसाब से हमारा प्रमाण जो है, अंतर प्रमाण वृत्ति जो है, उठ रही है अगर, तो फिर भी उस बात में अगर समझना चाहिए कि शायद ये बात मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है अभी, शायद मैं इतना मैच्योर या इतना अभी लेवल पे नहीं हूँ कि मैं सटल चीज़ों को देख पाऊँ, समझ पाऊँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सत्य नहीं है ना? तो ऐसे समझना चाहिए। और या इंद्रियों की, मेरी इंद्रियों की लिमिटेशन है। अब दीवार के उस पार तो किसी को नहीं दिखेगा, है ना? कि दीवार के उस तरफ क्या है? आँखों की रेंज इतनी भी नहीं होती, कितनी ही अच्छी आँखें हों किसी के पास,
तो प्रमाण वृत्ति की अपनी एक लिमिटेशन होती है। एक वीडियो बनाया था मैंने ज्ञान का विज्ञान करके, है ना? तो उसमें भी ये सारी वृत्तियाँ और ये जो पहली वाली प्रमाण वृत्ति है, ये मैंने समझाई है, अच्छे से उसके अंदर समझाई है। तो आप फिर उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हो। बट यहाँ हम दूसरी दृष्टि से समझ रहे हैं कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को बनाने में कैसे सहायता करती हैं या रुकावट डालती हैं ये 5 वृत्तियाँ, जिनमें से पहली वृत्ति हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमाण वृत्ति, और उस प्रमाण वृत्ति में भी पहले टाइप के वृत्ति का डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो है पहले टाइप की वृत्ति जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्ति हो गई, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हर कोई सटल लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता और हर कोई फिजिकल लेवल पे सेम तरह से एक्सपीरियंस नहीं करता। तो संसार में रहने का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो सबका अलग अलग हो जाता है ना? तो ऐसे है। अब ज्ञान की शुद्धता और अशुद्धता डिपेंड करती है कि कौन जो है कहाँ किस लेवल तक कोई किसी चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकता है, उस हिसाब से उसका ज्ञान रहता है। तो अब क्योंकि हर बात को हर व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता, हो सकता है उसकी इंद्रियां इतनी अच्छी नहीं है, या वो योग की इतनी अच्छी स्थिति पे नहीं पहुंचा है, बुद्धि की उतनी अच्छी स्थिति पे नहीं पहुंचा है जहां पर कि उसे उन चीज़ों का अनुभव हो जाए। तो क्या करना चाहिए फिर उस केस में? उस तरीके से फिर हम अनुमान प्रमाण की बात करते हैं। ये दूसरी वृत्ति है जो कि अनुमान प्रमाण की वृत्ति है। अनुमान प्रमाण की वृत्ति क्या कहती है कि ठीक है, मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण ना सही, किसी और के प्रत्यक्ष प्रमाण को मैं मानकर अपना ज्ञान शुद्ध कर लूं। ठीक है, वहां जंगल में कोई घटा है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कहीं पर कोई है, या भगवान है, किसी ने कहा भगवान है, किसी ने देखा है भगवान को, साक्षात्कार किया है परमात्मा का। अब आपने नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि परमात्मा है नहीं। तो किसी के प्रत्यक्ष प्रमाण में तो वो है। ऐसे ही काले बादल हैं बाहर और बारिश आएगी। अब आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने काले बादलों से के होने पर की उपस्थिति में बारिश को होते देखा है। तो वो आपको बता रहे हैं कि देखो काले बादल होते हैं तो बारिश होती है। आपने कभी नहीं देखा ऐसा होते हुए, तो आपने ध्यान नहीं दिया कभी भी। तो आपको लग रहा है कि ये सत्य नहीं है, असत्य है ये। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए। बहुत सारी बातों को हम अनुमान प्रमाण से ही समझते हैं। धरती जो है वो घूम रही है, किसी साइंटिस्ट ने, किसी ने तो आके हमको बाहर से स्पेस में देखकर, कहीं तो किसी ने बताया ना, कहीं तो हमने किसी और के प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ा ना। हम तो खुद एस्ट्रोनॉमी करके और एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में देखने नहीं गए थे कि धरती घूम रही है कि नहीं घूम रही है ना? तो ऐसे ये जो वृत्तियां हैं अनुमान प्रमाण, कई बार अनुमान गलत भी हो जाता है बहुत सारी चीजों में। अक्लिष्ट ज्ञान, कोई कहे कि नहीं नहीं प्यार में बहुत सुख है और जीवन में प्यार ही अंतिम चीज है, वो प्यार का मतलब वो राग समझा रहा है आपको कि अब आप सारी उसमें देखो, मूवीज में देखो तो आपको लगेगा कि मतलब स्पेशली जो हिंदी की भारतीय मूवीज हैं, बॉलीवुड की जो मूवीज हैं, उनको अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जीवन में प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। रोमांस और प्यार भरा पार्टनर और जिंदगी जो है वो सिर्फ प्यार ही है, सिर्फ राग का प्रदर्शन ही है। राग से खेलना ही जीवन है, और राग से खेलना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और राग कोई बहुत ही अनुरागी सा अच्छा सा राग वाला, आपको भी बहुत राग हो, आपके साथ राग करने वाला कोई बहुत पार्टनर हो अच्छा सा, तो उससे जीवन बहुत सुखी हो जाता है। यही अनुमान लगा रहे हो आप उससे। तो देखो, गलत बात के प्रत्यक्ष प्रमाणों को बहुत ज्यादा दिखाया जाए किसी को अगर, या समझाया जाए रोज रोज, तो वो अपना अनुमान ज्ञान उसका वही गलत हो जाएगा, है ना? उसको गलत बात सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो अनुमान गलत लगा ले रहा है वो कि हाँ ठीक है, मुझे भी प्यार हो गया, अभी कुछ बहुत अच्छा ही होगा, है ना? अभी तो मेरे जीवन में बहुत सुख आने वाला है। उसको पता नहीं है जीवन कितना दुखों की शुरुआत हो गई उसके अंदर, उससे दुख की फैक्ट्री लगाई हुई है, या उसका राग एक दिन उसके अंदर बहुत बड़े दुख के कारण कारण बनेगा उसके लिए। ऐसे ही किसी भी चीज का अनुमान मतलब लगाने से, गलत अनुमान ज्ञान अगर आपका गलत हो जाए, तो फिर आप जो है गलत क्लिष्ट वृत्तियां बना लेते हो अपने अंदर। अब किसी ने कह दिया कि उस घर में भूत है, वहां पे मत जाना, अब आप डरे जा रहे हो, आपने डर बना लिया उससे अपने अंदर। तो अब आपने तो क्लिष्ट वृत्ति बना ली ना, बहुत भयंकर। किस बात से? अनुमान से, है ना? कि किसी ने कहा ऐसा, दूसरे का प्रत्यक्ष प्रमाण था, फिर आपने कहा अच्छा, तो वो घर अकेला है तो जरूर वहां पे भूत होंगे। अभी आपने सोच लिया कि वहां पे भूत होंगे चाहे भले ही वो घर खाली पड़ा है, सुनसान है, वीरान है, कोई रहता नहीं है, वो अलग बात है।
बट भूत हैं कि नहीं है, देखा तो नहीं ना आपने, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है आपका। तो ऐसे हर कही सुनी बात से कुछ भी उल्टा सीधा अनुमान लगा लेना, गलत गलत अनुमान लगाते रहना। तो इन्फ्रेंशियल नॉलेज जो है आपकी, अनुमान ज्ञान जो है आपका, अगर वो गलत हो जाएगा, ऐसे किताबें पढ़ते में भी बहुत सारे लोग करते हैं, गलत अनुमान लगा लेते हैं, गलत जगह पे गलत चीज सेट कर लेते हैं, तो क्लिष्ट वृत्तियां बन जाती हैं उससे अक्लिष्ट बनने की जगह, है ना। फिर तीसरा है आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण होता है किसी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस, है ना। तो किसी का आप्त प्रमाण क्या है कि अब कोई अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस, किसी और का डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आपने ये मान लिया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस को एज इट इज उठा रहे हैं, अनुमान नहीं लगा रहे किसी बात का। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, इन्फ्रेंस नहीं देके कुछ और कि ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, तो ए इक्वल टू सी होगा ही होगा, ऐसा अनुमान नहीं लगाना है हमको अभी यहाँ पर। ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप तो प्रमाण का मतलब है कि कोई दूसरा आपको आके आपको अपना अनुभव बताता है, तो आप जो है अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस सुनाता है, तो आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो क्या है। अब वही एक्सपीरियंस जो है, आपका अपना एक्सपीरियंस जब आप दूसरों को बताते हो, दूसरों के शब्दों के रूप में या किसी लिखित रूप में या वर्बली आप किसी को बताते हो, अपने आत्म प्रमाण को सामने रखते हो आप अपने, तो वही चीज जो है अगम शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है। अब ये हो गई एक प्रमाण की वृत्ति। और अब प्रमाण की वृत्ति जो है वो आपके अंदर शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध चीजें घटिया प्रमाण वृत्ति को यूज करके आप गलत चीजें भी बना सकते हो, अच्छी क्लिष्ट वृत्तियां भी बना सकते हो और अक्लिष्ट वृत्तियां भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस तरह से कितनी शुद्धि है, क्या है। तो ये पहली वाली वृत्ति हो गई। अब दूसरी है विपर्यय। ये तो इस वाली वृत्ति के लिए पतंजलि लिखते हैं कि ये ना चित्त का मल है। इतनी ऐसी कठोर उन्होंने बात लिखी है, कठोर शब्दों में लिखा है उस चीज को, कि ये विपर्यय जो वृत्ति है इसको मिटाना होता है चित्त में से। नहीं तो मोक्ष और समाधि तो बहुत दूर की बात है, वहां तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। सिंपल सी बात है, एकाग्र ही नहीं हो सकता मनुष्य, है ना। और ध्यान तो उसका लग ही नहीं सकता किसी भी हालत में, अगर विपर्य वृत्ति उसके अंदर काम कर रही है। विपर्य वृत्ति को ना हम सीधा सीधा ऐसे समझ लेते हैं, उल्टी बुद्धि। किसी को कुछ भी सीधा समझाओ, वो उसको उल्टा ही समझता है। किसी ने कुछ भी सीधा कहा, वो अपने अंदर के उस अंदर के उससे की वजह से, अपने अपने चित्त की खराबी की वजह से, तमस की वजह से वो उसको उल्टा ही समझेगा, है ना। अब आप किसी को कहो पानी पीना अच्छा है, तो वो आदमी कह रहा है कि नहीं, मैं कोई मगरमच्छ हूँ क्या या मछली हूँ क्या पानी पीता रहूंगा, कोई पानी नहीं पीऊंगा, कम पानी पीऊंगा। तो उसने ऐसे ऐसे समझ लिया। किसी को आपने कहा योग ध्यान करने से ऐसे ये चीज़ें ठीक होती हैं, ऐसा होता है, वो कह रहा है कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट, जीवन बर्बाद कर रहे हो अपना ये फालतू का बैठे बैठे योग ध्यान समाधि लगा लगा के, है ना। तो ऐसे कुछ भी समझाइए, मिथ्या ज्ञान इकट्ठा करने की वृत्ति है ये, कोई सत्य ज्ञान नहीं। और ज्यादा खराब पता है, अज्ञानी नहीं होता, ज्यादा बुरी हालत अज्ञानी की नहीं होती, क्योंकि अज्ञानी तो सीधा सीधा है, खाली है वो आदमी, उसको ज्ञान दिया जा सकता है ना। अज्ञानी को कोई ज्ञान दिया जा सकता है, और हम सबको अज्ञानी ही बनना पड़ता है एक टाइम पे। अपने आप को पूरी तरह से समझना पड़ता है कि हम मूर्ख अज्ञानी ही हैं। तो अज्ञानी हो जाने में कोई खराब बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन मिथ्या ज्ञानी हो जाना, वो सबसे डेंजरस बात है, सबसे खतरनाक बात है। कि एक तो ज्ञान नहीं हुआ, ऊपर से मिथ्या ज्ञान हो गया है, बस। अब बहुत बहुत परेशानी की बात है। तो ऐसे विपर्य में बहुत सारी सोशल कंडीशनिंग की वृत्तियां भी आ जाती हैं, है ना। कि आपको समझा दिया कि अच्छा, अच्छे लड़के क्या होता है, बुरे लड़के क्या होता है, अच्छी लड़की क्या होता है, बुरी लड़की क्या होता है, और समाज में ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, समाज में यही ठीक होता है, वही ठीक होता है। अब दूसरे धर्म में, दूसरे कल्चर में, दूसरे देश में चले जाइए तो वही चीज़ें गलत हो जाती हैं, वही चीज़ें ठीक नहीं होती। तो ऐसे समझना चाहिए कि क्या चीज़ एक छोटी सी जगह में सत्य है और परम सत्य नहीं समझ लेना चाहिए उसको, या कोई सीधी बात समझा रहा है तो उसको उल्टा नहीं समझ लेना चाहिए। तो विपर्य मल है चित्त का, उसे निकाल देना। कोई सीधी बात समझा रहा है, आप बहस कर रहे हो, उल्टी बात समझे जा रहे हो, उल्टा समझे जा रहे हो। हर वक्त कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड ही करते हैं।
ना अंडरस्टैंड करे कोई आदमी, है ना, समझे ही ना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उल्टा सीधा समझ ले, उसको गलत समझ ले, तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है ना। तो सत्य को भी असत्य के जैसा धारण कर लेना, है ना, और असत्य को धारण करके गलत ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को धारण करके चारों तरफ उस ज्ञान का बखान करते रहना, बांटते रहना, बहुत ही खराब बात है। और अपना जीवन भी उससे जीते रहना, आज नहीं तो कल बहुत ज्यादा दुख का कारण वो बन जाता है मिथ्या ज्ञान। तो विपर्य जो है वो चित्त का मल है, और उस वृत्ति को पूरी तरह से उखाड़ के निकाल के फेंक देना अपने अंदर से। वो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा काम है उन लोगों के लिए जिनके अंदर विपर्य की वृत्ति एग्जिस्ट करती है, उन जिनके चित्त में। अब तीसरी है विकल्प, विकल्प वृत्ति। विकल्प क्या का मतलब होता है शब्द ज्ञान की वृत्ति। और विकल्प से और शब्द ज्ञान की वृत्ति से ये उससे, इस वृत्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है कि अमेरिका कहाँ पर है, किस देश की राजधानी क्या है, और मोटरसाइकिल कैसे चलती है, कार का इंजन किधर होता है, और टायर कैसे चेंज करते हैं कार का, मतलब कि संसारी ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका लेना देना है विकल्प वृत्ति का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है उससे लेना देना है। तो दूसरे शब्दों में समझेंगे तो उसका लेना देना सिर्फ समाधि से, ध्यान से, धारणा से, समाधि से, मोक्ष के ज्ञान से, उस सब चीज़ों से, उस तरह के ज्ञान से शब्द की वृत्ति का लेना देना है। आप देखो कि ये वृत्ति को हमें मारना नहीं होता, हटाना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। लेकिन एक टाइम पे हटाते हैं, जब टाइम आता है, जब हम बोलते हैं ना सविकल्प समाधि, है ना, एक नीचे के लेवल की समाधि होती है, लोअर लेवल की जो 4 समाधियाँ होती हैं, उसमें एक समाधि होती है ना सविकल्प समाधि। तो एक टाइम के बाद हम सविकल्प से निर्विकल्प हो जाते हैं ना, तो विकल्प हट जाता है। ये सारी वृत्तियाँ जब समाधि लगेगी तो सारी सारी वृत्तियाँ हट जाएँगी। चित्त में ये वृत्तियाँ नहीं रहेंगी, है ना? क्योंकि चित्त तो बिल्कुल शीशे का हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा। लेकिन जब तक हम समाधि के मार्ग पे चल रहे हैं, जब तक सविकल्प तक की समाधि की स्टेज तक नहीं पहुँच जाते, तब तक ये वृत्ति रहती है। और ये वृत्ति क्योंकि शब्द ज्ञान से जुड़ी हुई है, तो जब हम कहते हैं ना कि अंदर से मुझे ये ज्ञान हुआ, अंदर से मुझे वो ज्ञान हुआ, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो विकल्प की वृत्ति उठती है, जो कि विज्ञानमय कोश से सीधा ज्ञान डाउनलोड करके हमको बताती है ना? तो ये वृत्ति हमें हटानी नहीं होती। जब सविकल्प समाधियाँ लग जाती हैं और विकल्प पूरा हो जाता है हमारा, शब्द ज्ञान के स्टेट से हम परे हट जाते हैं, निर्विकल्प की तरफ जाने लग जाते हैं, तब हमें ये विकल्प की वृत्ति हटानी होती है ना? हमको शब्द के, कहते हैं ना, नाम और रूप के भी पार जाना होता है निर्विकल्प लगाने के लिए। तो ये जो वृत्ति है, ये नाम रूप से जुड़ी वृत्ति है। तो जब निर्विकल्प की तरफ जाते हैं तो ये नाम रूप छोड़ देंगे तो ये वृत्ति हट जाती है सीधे-सीधे। तो सविकल्प से फिर हम निर्विकल्प की तरफ चले जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, विकल्प नहीं रह जाता, विकल्प की वृत्ति नहीं रह जाती, है ना? तो ये चौथी चौथी है, तीसरी है, प्रमाण वृत्ति हो गई, और विपर्य वृत्ति हो गई, और हाँ तीसरी थी ये, फिर ये विकल्प की वृत्ति हो गई। चौथी वृत्ति है निद्रा की वृत्ति। निद्रा की वृत्ति में भी देखो, ये सारी वृत्तियां क्या कर रही हैं, चित्त के अंदर रिकॉर्ड कर रही हैं, है ना, इंफॉर्मेशन को, ज्ञान को चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड कर रही हैं। तो ऐसे ही ये जो निद्रा की वृत्ति है, वो जब उठती है तो आप पहली बात तो सोते हो। लेकिन निद्रा की वृत्ति भी कैसे रहती है कि वो क्या, एक होता है कि एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करना। ये जो बाकी की 3 वृत्तियाँ अभी मैंने बताई हैं आपको, वो एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रही हैं। लेकिन या तो सूक्ष्म शरीर का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही हैं, या हमारे इस फिज़िकल शरीर का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही हैं। निद्रा की वृत्ति क्या रिकॉर्ड करती है कि सूक्ष्म शरीर में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, और क्या बोलते हैं, इसमें फिजिकल शरीर में भी, स्थूल शरीर में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो आलंबन का अभाव, एक्सपीरियंस का अभाव रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहते हैं ना कि नॉट हैविंग एन एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है कि हर तरह के आलंबन का अभी अभाव है। चेतना किसी चीज के आलंबन, किसी सहारे पर चेतना टिकी नहीं हुई है कहीं पर भी। चेतना शरीर में भी नहीं है,
इसीलिए शरीर सो रहा है। चेतना मस्त दिमाग में भी नहीं है, कान में नहीं है, आँख में नहीं है, तो आँखें देख नहीं रही, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुँह से बोल नहीं रहे, आवाज़ में नहीं है और किसी चीज़ में चेतना नहीं है। इंद्रियों में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है चेतना। चेतना अपनी आत्मा का गुण है, तो चेतना सिर्फ़ आत्मव्यापी होके उस वक़्त सिर्फ़ आत्मा पर केंद्रित है और वहीं है। तो चित्त में रिकॉर्डिंग चल रही है कि भई सूक्ष्म शरीर से भी कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है और वहाँ से भी कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, कोई अनुभव नहीं आ रहा है स्थूल शरीर से भी, तो इसका मतलब है कि ये सो रहा है व्यक्ति। तो जब कोई सो रहा होता है तो उसे थोड़ी पता होता है, क्योंकि चेतना कहीं और टिकी हुई ही नहीं है। तो निद्रावृत्ति जब उठती है, तो निद्रावृत्ति जब रिकॉर्ड क्या करती है, जब सो के उठ जाओ, तब कैसे पता चलता है कि हम सो रहे थे? या हम बहुत अच्छी-सी नींद में सो रहे थे। ये वाली बात उठने के बाद पता कैसे चलती है? कहीं पर तो निद्रावृत्ति ने रिकॉर्डिंग करी है, निद्रावृत्ति रिकॉर्डिंग करती है निद्रा की, एक्सपीरियंस के आलंबन के अभाव की, है ना? लैक ऑफ एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर लेती है। तो उसकी वजह से हमें पता चलता है उठने के बाद, अच्छा हम सो रहे थे। अब कोई कोमा में चला जाए या बेहोश हो जाए, तो वो निद्रावृत्ति नहीं है। है ना? बेहोश हो जाने से या कुछ हो जाने चेतना लुप्त तो हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेहोशी से उठा हुआ इंसान या कोमा में से बाहर आया हुआ इंसान ऐसे बोलेगा, वाह वाह कितनी अच्छी नींद आई, मैं कितना अच्छा सो रहा था। नहीं, उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो निद्रावृत्ति की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। हाँ, हो सकता है कि कोमा में कोई 10 साल रहे, 1 साल रहे, 6 महीने रहे, तो वो जो जो उसका सोने का टाइम होगा उतने उतने टाइम तो वो सोएगा ही। निद्रावृत्ति उठेगी तो कोमा में भी सोएगा। तो कोमा में रहना, बेहोश रहना, अनकॉन्शियस हो जाना, वो सब निद्रावृत्ति नहीं है डायरेक्टली। निद्रावृत्ति काम नहीं कर रही होती उस टाइम पे। लैक ऑफ एक्सपीरियंस तब भी है, लेकिन चेतना तब कहाँ टिकी हुई है? अनकॉन्शियस स्टेट में या बेहोशी की हालत में या कोमा की स्टेट में। वो अंदर सिर्फ शरीर से, स्थूल शरीर के एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है उस समय पे, है ना, व्यक्ति को। वो बेहोशी की हालत में भी और उसकी हालत में भी, कोमा की हालत में स्पेशली, उसको ये स्थूल शरीर का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो नींद, निद्रावृत्ति और बेहोश हो जाना, कोमा में चले जाना, वो एक समान बातें नहीं होती हैं। निद्रा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, निद्रावृत्ति की। तो निद्रावृत्ति वो हेल्दी लोग, हेल्दी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम उसकी, कि हाँ, एक इंसान रोज रात को सोने के लिए जाता है। जब समाधि लगती है तो ये वृत्ति हट जाती है, चित्त निरुद्ध हो गया, है ना? तो ये वृत्ति हटेगी। प्रमाण की वृत्ति भी हटेगी कि आप सारे प्रमाणों के परे चले गए। अब किसका प्रमाण, किसको देना प्रमाण, किसके लिए चाहिए प्रमाण, कि क्या क्या रीजन है कि प्रमाण चाहिए किसी भी तरीके का? क्यों चाहिए? समाधि के बाद क्या प्रमाण चाहिए? जब मैं ही नहीं हूँ, कोई अस्मिता ही नहीं है, तो जो था वो जो है वो सब ऐसा है, मतलब प्रमाण क्या है उसमें? किससे प्रमाण मांगे, मतलब किसके लिए प्रमाण मांगे? तो प्रमाण वृत्ति हट जाती है। ऐसे ही विपर्य वृत्ति तो बहुत पहले ही हटानी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत दूर की बात है किसी का एकाग्र होना या समाधि लगना या उसको छोड़ना। और विकल्प वृत्ति भी हटानी पड़ती है, वो भी हट जाती है, क्योंकि विकल्प रह नहीं जाता। अचेतना को आलंबन नहीं चाहिए अब किसी तरह का, चेतना कहीं पे टिकनी नहीं चाहिए अब चेतना फटेगी, चेतना पूरे ब्रह्मांड से एकाकार होगी, चेतना पूरी पूरी तरह से प्योर प्योर कॉन्शसनेस, पूरी तरह से पूर्ण शुद्ध रूप में आएगी। तो किसी एक चीज पे टिकी रहेगी, दिमाग पे, मैं पे, अस्तित्व पे, इस पे, गुरु पे, इधर उधर, तो अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में कभी आएगी ही नहीं, पूरी तरह से सब जगह समाहित होगी ही नहीं। तो पूरी तरह से शुद्ध रूप में, पूरे एक्सपैंडेड रूप में आना है उसको, तो विकल्प हटाना पड़ेगा ना। कोई तो सहारा जिस पे वो टिकती है, वो जाके आखिरी सहारा जो मैं, जिस मैं का जो अस्तित्व है, वो हटाना पड़ता है। तो हट जाती है, हट जाता है वहां से, वो सविकल्प से निर्विकल्प में चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये वाली जो वृत्ति है निद्रा की, वो भी हटानी पड़ती है। तो समाधि के बाद सोना सीखने में बहुत टाइम लगता है। मुझे 6 महीने लगे थे समझने में कि मतलब अच्छा सोया कैसे जाए, क्योंकि अब आप तो जाग गए पूरी तरह से, है ना? तो आप पूरी तरह से जागे हुए हैं, निद्रा, तो निद्रा में शरीर, एक तो जागे हुए हैं आप, और ऊपर से आपको ये और पता चल रहा है कि बाहर कोई गाड़ी जा रही है, और यहाँ से कोई चिड़िया बोल रही है, या यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, और सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता चल रहा है आपको, जैसे जागते में चलता है। और ऊपर से ये भी पता चल रहा है आपको कि आपकी शरीर सो रहा है, रात हो रही है और आपका शरीर सो रहा है, ये भी पता चल रहा है आपको।
तो शुरू-शुरू में तो मैं समाधि के बाद ना देखने चल देती थी कि कहाँ गाड़ी जा रही है, तो मैं देखने जाती थी कि हाँ, सच में बाहर लाल रंग की गाड़ी, ऐसे मुझे पता चलता था कि बाहर लाल रंग की कार खड़ी है, तो मैं देखने जाती थी खिड़की में से झाँक के अपने बेडरूम की कि हाँ, लाल कार खड़ी है। फिर कई बार मुझे ऐसे कोई चलता रहेगा पीछे तो मुझे पता चलता था कि घर के पीछे कहीं मेरा पड़ोसी है, कोई घूम रहा है, चल रहा है। ऐसे तो कई कई बार ऐसे हुआ। मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि ऐसा है, शरीर सो रहा है और शरीर को सोना बहुत ज़रूरी है। तो हम भले ही जाग रहे हैं, लेकिन हमको उठ-उठ के ना जा-जा के देखना नहीं है इधर-उधर और रात में जो भी कुछ पता चल रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अब सपना नहीं आ सकता, सपना कैसे आएगा ना, निद्रावृत्ति नहीं रही तो सपने नहीं आएँगे। तो वो निद्रावृत्ति पहले चेतना को आत्म स्वरूप में स्थित कर देती थी, तो लेकिन तब हम क्योंकि पूरी तरह से आत्म स्वरूप में अपने स्थित नहीं थे, तो चेतना हमें ऐसा लगता था बेहोशी की नींद सो रहे हैं। लेकिन अब फिर बाद में क्या हो जाता है समाधि के बाद, आप पूरे जागे हुए से ही सोते रहते हैं मतलब आपको ज़बरदस्ती अपने सोते रहना पड़ता है, लेटे रहना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि आपका शरीर सो रहा है और आप शरीर खर्राटे ले रहा है या शरीर सो रहा है आपका, तो आपको उतनी देर उठना नहीं है। जिससे कि शरीर आराम कर ले, शरीर मिट्टी का बना हुआ है, वो तो सुलाना ज़रूरी है शरीर को, आराम देना ज़रूरी है उसको शरीर को, है ना? जो भी शरीर की स्वाभाविक क्रियाएँ हैं, वो करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, निद्रावृत्ति मिट जाती है, तो ऐसे कभी सोते नहीं हैं। और 5वीं जो वृत्ति है वो है स्मृति वृत्ति, वो भी हट जाती है। स्मृति वृत्ति क्या करती है कि अब जैसे आपने कोई भी प्रमाण से कोई भी एक्सपीरियंस क्रिएट किया, तो अब वो स्मृति बन गया है। स्मृति समझना आसान है, मेमोरीज़ राइट? तो उन्हीं स्मृति वृत्ति ही बार-बार क्योंकि एक एक्सपीरियंस से बार-बार स्मृति बन रही है, वही जाके संस्कार बनाती है। जैसे मैंने कहा कि आप राग की रोज़-रोज़ राग की प्रैक्टिस करते रहो, पहले आपके पास राग का संस्कार नहीं था, तो ऐसे राग की वृत्ति उठती रही और प्रमाण से आप उसको जीते रहे और अपने विपर्य से उल्टे ज्ञान को अपने अंदर धारण करते रहे और हर वक्त आपका विकल्प जो था वो वही था कि ये मेरा लवर है, ये मेरा किसी से भी जिससे भी आपको प्यार है, बच्चे से, लवर से, माता-पिता से, किसी से भी, कुत्ते-बिल्ली, किसी भी चीज़ से, घर से, पैसे से, पद से, पदवी से, तो राग को प्रैक्टिस करते रहे। वो बाद में जाके स्मृति, स्मृति, स्मृति से संस्कार बन गया। अब स्मृति वृत्ति क्या करती है कि जब आप जो एक्सपीरियंस जब नहीं हो रहा है आपको प्रत्यक्ष में, तब भी आप उसे जी रहे हो, है ना? प्यार में लोग बैठे-बैठे मुस्कुराते रहते हैं या किसी को किसी ने थप्पड़ मार दिया, अभी उल्टा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो अभी तो थप्पड़ मारने की का जो है किसी को 10 साल बाद भी बुरा लग रहा है, 2 साल बाद भी, 6 महीने बाद भी उस थप्पड़ का बुरा लग रहा है, क्योंकि वो स्मृति वृत्ति बार-बार उठती है और वो थप्पड़ आप बार-बार खाते हो। तो बार-बार मन में द्वेष जागता है, बार-बार मन में द्वेष जागता है। तो देखो स्मृति वृत्ति क्या करती है कि वो उस एक्सपीरियंस को बार-बार उठा रही है। लेकिन वो बार-बार उस एक्सपीरियंस को उठाना क्यों ज़रूरी था, ये समझाने के लिए आपको कि ठीक है, कर दिया, वो गुज़र चुका है। अब नहीं हो रहा वो आपके साथ। अभी नहीं हो रही है वो चीज़। तो ठीक है, आपने उससे जो लेसन लर्न करना था, कर लिया। द्वेष बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, कुछ लोग द्वेष बनाते चले जाते हैं, क्रोध बनाते चले जाते हैं बहुत सारा, कि उसने मेरे साथ 5 साल पहले ऐसा किया था, 10 साल मैंने तो 20-20, 25-25 साल लोगों को एक ही बात से इतना भयंकर द्वेष बनाते देखा है अपने जीवन में, यहाँ तक कि वो इंसान मर ही गया, वो आत्मा मर गई है, जो उनको दुःख देती थी। 5 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, मर चुका है वो व्यक्ति जिन्होंने कभी उस उनको जो भी छोटा-मोटा दुःख दिया या जो भी दुःख दिया, वो मर ही चुका है। लेकिन वो अभी भी उतना भयंकर द्वेष रखते हैं, क्योंकि वो मेमोरी की जो स्मृति की जो चित्तवृत्ति है, वहाँ से वो बार-बार, बार-बार उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को फिर से बार-बार जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। और वो उठ ही क्यों रहा है वो स्मृति वृत्ति बन ही क्यों रही है, उठ ही क्यों रही है? क्योंकि मतलब लेसन लर्न नहीं किया है, तो वो बार-बार मेमोरी में आएगा ही आएगा। अब समाधि लगने का क्या मतलब है? समाधि लगते-लगते ही ऐसा होने लग जाता है कि सविकल्प समाधि लगने वाले लोगों को भी ना बहुत सारा मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस कहने का मतलब है कि उनके बीच में और उन्होंने जो जीवन जिया ना या जीवन को वो जो जी रहे हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाता है। फिर उनको नहीं लगता है कि ये ऐसा लगता है जैसे किसी और का जीवन था ये।
और जितनी भी गहरी गहरी शिक्षा देने वाली, लर्न करने वाली जितनी भी मेमोरीज थी, जितनी भी स्मृतियां थी, वो सब धूमिल हो जाती हैं, धीरे 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 मिट सी जाती हैं। तो बहुत ज्यादा याद नहीं रह जाता है। अब मेरी मुझे तो अब जैसे कि समाधि लगे हुए भी अभी 7-8 साल हो जाएंगे, तो और भी ज्यादा मेरा जो इस जीवन का भी जो मेरा जिया हुआ अनुभव है ना, अपने माता पिता के साथ, मेरे माता पिता नहीं रहे थे बहुत जल्दी, तो तब जो उनकी मृत्यु का, उनके जीवन का, अपने बचपन का, वो सब बहुत ही धूमिल होता जा रहा है, वो जाता जा रहा है मेरे अंदर से। क्यों? उसकी उस स्मृति की अब जरूरत नहीं है। उस स्मृति से कोई लेसन लर्न करना बाकी नहीं है, उस अनुभव से, उस अनुभव से कुछ कर्म नहीं सुधारने हैं, उस अनुभव से कोई ज्ञान अज्ञान जुड़ा हुआ नहीं है, उस अनुभव से कोई बंधन नहीं है। तो अगर किसी भी इस अनुभव से कोई बंधन बन चुका है, प्रमाण से, है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण से, अगर किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से, आप्त प्रमाण से, या विपर्यय की वजह से, या किसी भी तीनों तरह के प्रमाण से, विपर्यय की वजह से या विकल्प की वजह से, कहीं पर भी किसी कुछ भी वृत्ति यूज करके अगर आपने बंधन बना लिया है, कहने का मतलब है आपने कोई क्लिष्ट वृत्ति बना ली है, तो उसकी वजह से स्मृति वृत्ति उन स्मृतियों को उठाती ही रहेगी। उसका उठाना ज़रूरी है, उसका उठना ज़रूरी है। चाहे भले ही वो कितनी दुःख भरी बातें हों, उनको उठाना ज़रूरी है। क्यों? कि वो बार-बार उठती ही क्यों हैं? इसलिए कि हमको एड्रेस करो, उस मेमोरी में कुछ सीखने का था, वो जो दुःख भरी मेमोरी है, उसमें कुछ तुमको लर्न करने का था, उस लेसन को लर्न करो, वो कार्मिक बंधन को काटो। तो नहीं तो वो कर्म की तरह से, और फिर वो मेमोरी इतना बड़ा, मतलब चित्त है क्या? मेमोरी का स्टोरेज वेयर हाउस है। मनस क्या है? वो इंद्रियों की मेमोरी का वेयर हाउस है, हर तरह की तरीके की। तो वो सब आपके साथ सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, और स्मृति वृत्ति ही है जो आपको बाद में हर चीज की स्मृति रखती है। वो आपके हर जन्म की स्मृति है उसके अंदर। ऐसा नहीं सिर्फ इस जन्म की वो वृत्ति सिर्फ इसी जन्म में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है और आपको पता चल रहा है। नहीं, आपके हर जन्म के हर एक्सपीरियंस को स्मृति वृत्ति ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन उठ के सिर्फ उतना ही आता है। अरे आप रोज स्कूल जाते हो, रोज बाजार जाते हो, रोज ऑफिस जाते हो, रोज का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड तो होता है, कभी भी रिकलेक्ट करके वापस क्यों नहीं लाता आता, या वो अपने आप से आपको ध्यान क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि कल क्या खाया था दोपहर में लंच में, कितने लोगों को याद है? कुछ लोगों को बहुत थोड़ा सा याद, बिल्कुल याद नहीं होगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद आ जाएगा, स्पेशली अगर उन्होंने कोई टेस्टी चीज खाई होगी या बहुत बुरी चीज खाई होगी तो जल्दी याद आ जाएगा। है ना? नहीं तो क्या जरूरत है कि आज से 1 हफ्ते पहले हमने क्या खाया था उसको याद रखने की? लेकिन ऐसा नहीं कि मेमोरी नहीं बनी है, स्मृति नहीं बनी है, स्मृति तो बनी थी। लेकिन क्योंकि उससे कोई बंधनकारी चीज नहीं बनी है, बंधनकारी कर्म नहीं था, या उसमें कोई अक्लिष्टता नहीं है, न्यूट्रल सी तटस्थ भाव की मेमोरी है वो। तो वो तटस्थ मेमोरियां भी बहुत सारी रहती हैं हमारी, कि हाँ ठीक है, पेड़ देख रहे हैं, देख लिया, मेमोरी बन गई, वो हो गया। लेकिन वो उतनी वैसी स्मृति नहीं बनी हमारी, उसको देख करके हमें उसे रिकॉल करके और स्मृति वृत्ति को और भी गहरा करने की जरूरत है। नहीं, क्योंकि उससे कोई ज्ञान अज्ञान नहीं जुड़ा है, उससे कोई बंधन या मोक्ष नहीं जुड़ा है, उससे कोई क्लिष्टता या अक्लिष्टता नहीं जुड़ी हुई है। वो तटस्थ भाव की वो है मेमोरी। ठीक है? तो एक तरह से कहना चाहिए उन मेमोरी है ही नहीं, है ना? उतनी गहरी सी कुछ चीज है ही नहीं। अच्छा खाना खाओगे तो तो वो अच्छा अच्छा फीलिंग कर लिया, तो थोड़ी सी वो मेमोरी बन जाती है। तो कुछ मेमोरीज जो हैं वो तटस्थ भाव की होती हैं, कुछ स्मृतियां तटस्थ भाव की स्मृतियां हैं जो कि बंधन से या मोक्ष से जुड़ी हुई नहीं है, और कुछ अक्लिष्ट चीजों की वजह से मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, अक्लिष्टता रखती हैं वो, तो वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगी। कुछ क्लिष्ट हैं जो बंधन की तरफ, संसार की तरफ और ज्यादा ले जाती हैं। अगर बार बार द्वेष की वो मेमोरी उठती रहेगी उस इंसिडेंट की, कि कभी किसी ने आपको थप्पड़ मारा या अपशब्द बोले या कुछ भी आपके साथ बुरा किया, बार बार वो उठती रहेगी, बार बार आप द्वेष बनाते रहोगे, और संसार में ऐसे ही चलते रहोगे, गुस्सा फैलाते रहोगे, द्वेष फैलाते रहोगे, चिढ़ फैलाते रहोगे, अपनी खुद की एनर्जी इतनी खराब कर लोगे कि लोग आपके आसपास से बिल्कुल भाग जाएं, बिल्कुल कोई रहे ही ना ढंग का इंसान आपके आसपास, है ना? सारे अच्छे मनुष्य भाग लें आपसे, स्पेशली जो बेचारे योग ध्यान और ऐसे समाधि की तरफ जा रहे हैं, योग ध्यान या अपनी अच्छी प्योर शुद्ध एनर्जी में रहते हैं, शुद्ध सात्विकता सात्विक एनर्जी में रहते हैं, ऐसे लोग तो जरूर भाग जाएंगे आपके पास से। तो देखो, बंधनकारी है। तो ऐसे ही ये पांचों वृत्तियां जब समाधि लगने लगती है, तो एक एक करके धीरे धीरे हम योग के रास्ते पे चलते हैं, तो पांचों वृत्तियां पहले कम होती हैं, हल्की हो जाती हैं, हल्की पड़ जाती हैं, और फिर फाइनली
हटती जाती हैं वो सारी वृत्तियाँ, कोई भी वृत्ति नहीं रह जाती। चित्त वृत्ति का निरोध करना था। तो जब क्लिष्ट वृत्तियाँ नहीं रह जाएंगी, अक्लिष्ट वृत्तियों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो वो वृत्तियाँ, ये 5 वृत्तियाँ जो अभी मैंने बताई, ये क्लिष्ट या अक्लिष्टता को बना रही हैं ना। अक्लिष्ट संस्कार या क्लिष्ट संस्कार और वृत्तियाँ बनाने के लिए ये ज़िम्मेदार हैं, ये वाली। तो ऐसे बनाने वाली मतलब इंग्रेडिएंट्स, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे बना लोगे आप। तो जब खाना ही नहीं बनाना है, खाना ही नहीं बन पक रहा और बना सकते, तो फिर वो खा इंग्रेडिएंट्स का क्या करेंगे? तो वो इंग्रेडिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। ठीक है? तो समझिए इन 5 वृत्तियों को। और इसमें से सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है कि विपर्यय की वृत्ति, मिथ्या ज्ञान की वृत्ति को हटा लीजिए, नहीं तो कई लोगों को बहुत बड़ा-बड़ा धोखा हो जाता है। समाधि और उनको किसी भगवान के दर्शन हो जाएँ, किसी शक्ति के या किसी चीज़ के, वो समझ लेते हैं उनको समाधि लग गई, मोक्ष मिल गया। तो बहुत सारे लोगों को बहुत गलत-गलत समाधि के बारे में, ध्यान के बारे में, कुंडलिनी के जागने के बारे में बहुत खतरनाक मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और अपनी ही योग की स्थिति के बारे में भी बहुत मिथ्या ज्ञान हो जाता है, और उसकी वजह से वो जीवन में बहुत सारा वक़्त बर्बाद कर देते हैं। फिर बाद में दुःख उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, जीवन खत्म होने आ जाता है ना? तो इसलिए विपर्यय ज्ञान की वृत्ति को जितना जल्दी मिटा सकते हैं, अपने अंदर से हटा सकते हैं, हटा दीजिए। नमस्ते। जय शिवाय।